स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल योगा एंड कैरियर पे। आज हम राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई 9,760 पदों पर सेकेंड ग्रेड भर्ती के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इस विज्ञप्ति में जो अलग अलग विषय के पद निकाले गए हैं उनमें अंग्रेजी के 1668 पद हैं, हिंदी के 1298 हैं, गणित के 1613 पद, संस्कृत के 1800 पद और साइंस के 1565 पद, एसएस के 1640 और पंजाबी के 70 पद और उर्दू के 106 पद हैं। इन सभी पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसकी अंतिम दिनांक 10 मई 2022 है। इस अंतिम दिनांक का इंतज़ार किए बिना अभ्यर्थी कम से कम एक सप्ताह पहले अपना आवेदन जरूर कर ले। इस आवेदन के लिए आरपीएससी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया इसी वर्ष स्टार्ट की गई है। उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बिना आप इस सेकेंड ग्रेड भर्ती का फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए आप इस फॉर्म को भरने से पहले आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपकी एसएसओ आईडी बनी हुई है उसमें आप अपने रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ से प्रोफाइल कंप्लीटेशन स्टेटस जो शो करेगा पहले 0%। जैसे ही आप इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको अपने आधार कार्ड या जन आधार कार्ड से यहाँ पे ये ऑप्शन लेगा। तो अधिकतर अभ्यर्थियों के जिनके आधार कार्ड में सही डिटेल हैं वो अपने आधार कार्ड से ले लें। अगर जन आधार में सही है तो जन आधार से ले लें। दोनों में से किसी में से भी एक प्रोफाइल से आपके अपडेट हो जाएंगी। आपको मोबाइल नंबर इसमें वही दर्ज करने हैं जो आपके अभी वर्तमान में एक्टिव हैं। मेल आईडी भी वही दर्शानी है जो आपके वर्तमान में एक्टिव हैं। इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जैसे जैसे आप पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल और डोमिसाइल डिटेल ये ऐसे सभी जो ऑप्शन कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे 100% लिखा हुआ आ जाएगा। तब आप जाकर के ये सेकेंड ग्रेड भर्ती का फॉर्म भर पाओगे। इस प्रोफाइल में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में मुख्य बात यह है कि आपका नाम, पिता का नाम, मेल कैंडिडेट के लिए नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और लिंक ये आपके आधार कार्ड से मैच होगा सेम डॉक्यूमेंट के अनुसार, तभी आप इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करें। अगर उसमें कोई किसी भी प्रकार का स्पेस भी अगर आपके कुछ भी गलत हैं तो पहले उसको आधार को अपडेट करा लें। आधार में मोबाइल नंबर एक्टिव वाले ही अपडेट कराएं जो वर्तमान के आपके पास चालू है या चला रहे हो आप। बंद मोबाइल नंबर आप इसमें नहीं डालें, नहीं तो आपको दिक्कत रहेगी। कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आती हैं इसमें मोबाइल के थ्रू ही ज़्यादा आएगी। अब आप इसमें देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो उसके आधार में अगर वाइफ ऑफ लिखा हुआ है, महिला अभ्यर्थी जो विवाहित हैं उनके जो है ना नाम और डेट ऑफ बर्थ यही दो मैच करता है। फादर नेम उसमें ब्लैंक आ जाता है तो फादर नेम जैसे डॉक्यूमेंट में अपन भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महिला अभ्यर्थी अपने हस्बैंड का नाम आधार में लिखा हुआ है तो उसको चेंज करवाए, ऐसा नहीं है। इसलिए आप महिला अभ्यर्थी विशेष ध्यान रखें, खुद का नाम और डेट ऑफ बर्थ ये सही होना चाहिए। और अनमेरिड है तो नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ तीनों ही आधार और डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट के अनुसार ही हो, तभी आप इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करें, नहीं तो इसमें चेंजेसन बिल्कुल नहीं होगा। ये तीन चीज़ें ही आगे ऑटोमेटिक अपन सेकेंड ग्रेड का फॉर्म भरेंगे तो ऑटोमेटिक ये OTR से ही लेगा। इसलिए सभी अभ्यर्थी इसको महत्वपूर्ण ध्यान रखें। अपने आधार और डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट में पहले इसको आप जांच कर लें। अगर कुछ भी गलत है तो पहले अपडेट करा लें। उसके बाद में इसमें पर्सनल डिटेल में जो भी हिंदी में नाम है वो इसमें शो करेगा। तो हिंदी में नाम वही लिखना है जो आपके मूल निवास, जाति या आधार कार्ड में हिंदी में नाम है, क्योंकि कोई भी मार्कशीट में ये नाम वगैरह नहीं आते हिंदी में। तो आपको आधार या मूल निवास के अनुसार सही नाम हिंदी में भरने हैं। उसके बाद में यहाँ पे आएगा कम्युनिकेशन डिटेल में जो एड्रेस लिखना है वो अपने मूल निवास के अनुसार लिखें। अगर
आप वर्तमान में कहीं और रह रहे हैं, मूल निवास कहीं और का है, तो वो दोनों एड्रेस पूछ रहा है, पत्राचार का भी पूछ रहा है और परमानेंट भी पूछ रहा है। तो परमानेंट में वही लिखिए जहाँ का आपका मूल निवास है। ज़्यादा तो सही यही रहता है कि दोनों एड्रेस सेम लिखे मूल निवास के अनुसार। फिर मूल निवास है वो आपको इसमें गांव का नाम और तहसील का नाम ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद में एडिशनल कैटेगरी और कोई भी आपकी कैटेगरी है, जैसे गवर्नमेंट सर्विस हो या और भी कोई खेलकूद का सर्टिफिकेट हो, तो वो इसमें दर्शाना पड़ेगा। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप सेकंड ग्रेड के फॉर्म के लिए, चाहे आगे आप आरपीसी के फॉर्म के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए जितनी भी आपको योग्यता है वो आप इसमें एक बार में ही अपलोड भी करनी है और डिटेल भी लिखनी है। एजुकेशन में 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, RACAT ये सभी आप इसमें एक बार में ही डला दें। अगर किसी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया और इसमें नहीं करवाया तो वो बाद में भी करवा सकता है, लेकिन वर्तमान में अगर सेकेंड ग्रेड का फॉर्म भर रहे हैं तो 10th 12th ग्रेजुएशन और बीएड ये चारों चीज़ें ज़रूरी हैं, अपलोड भी करनी है ओरिजिनल मार्कशीट। और ये स्पेशल ध्यान रखें कि आप फॉर्म भरने के लिए स्वयं सावधानीपूर्वक उसको जांच कर लें ई मित्र के पास जाकर, या मतलब इसमें किसी भी प्रकार की गलती के लिए स्वयं अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार रहेगा, इसमें विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। इसलिए आप महत्वपूर्ण ये बात ध्यान रखें। इसमें जो 18 से 40 वर्ष की उम्र दे रखी है उसमें 5 साल की छूट दे रखी है OBC SC ST और MBC कैटेगरी और EWS को, पुरुष अभ्यर्थी को, और महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट दे रखी है। जनरल कैटेगरी में ओनली वुमेन्स को 5 साल की छूट है। उसके बाद में परीक्षा का स्थान व तिथि यथा समय सूचित किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल कोई भी प्रकार की यहाँ पे डेट नहीं दे रखी है और 10 मई इसकी लास्ट डेट है। इसमें ये मैंने जो अभी बताया था वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो आपको पहले प्रोफाइल में रिक्रूटमेंट पोर्टल में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद में आप किसी भी प्रकार की, ये देखो, अगर है ना नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि में अगर आपको संशोधन करना है, के अतिरिक्त अन्य त्रुटि में संशोधन अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर 500 रुपये का शुल्क लेकर किया जाएगा। इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि फॉर्म में नहीं रखें ताकि आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं देना पड़े। तो इसके लिए आप स्वयं ई मित्र पर जाकर सावधानीपूर्वक फॉर्म भरवाएं या खुद भी भरें, तो स्वयं पूरे सावधानीपूर्वक भरें। और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, ठीक है ना, उनको अभ्यर्थी को बाद में आय प्रमाण पत्र देना जरूरी रहेगा। इसलिए आप खास तौर से जो विवाहित महिला अभ्यर्थी हैं वो अपनी जो इनकम है अपने पति के अनुसार नहीं दर्शा कर अपने माता पिता के अनुसार दर्शाएं, क्योंकि इसमें बताया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग, ये लिखा हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग, ये जो विवाहित महिला है अपने पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि महिला विवाहित अभ्यर्थी है, उनका जाति प्रमाण पत्र उनके पीयर पक्ष से जारी किया हुआ होना चाहिए और उनके स्थान भी पीयर पक्ष का ही उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जाति प्रमाण पत्र और आय महिला अभ्यर्थी जो विवाहित हैं उनके माता पिता के अनुसार ही रहेगा।
अगर माता पिता गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो वो 2.5 लाख से कम आय शो नहीं करें, वो ज़्यादा ही बताएं ताकि उनको किसी भी प्रकार का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो भी ITR वगैरह भरते हैं पुरुष अभ्यर्थी, वो भी अपना इसमें छुपाने जैसी कुछ नहीं है। 100 रुपये का फीस एक्स्ट्रा करता है, लेकिन अपना 2.5 लाख से कम करके परेशानी इसमें नहीं ले। अगर आय ज़्यादा है तो ज़्यादा ही दर्शाएं।